अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आमिर वॉइस स्टोरी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद। हम छोटे हो या बड़े, कहानियाँ सुनना तो हम सभी को पसंद है ना। अगर आप भी हमारी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो अपडेट्स। आज की कहानी है बादशाह का हमशक्ल। शिकार के दौरान एक बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपा सलार इनके साथ था। वो जंगल में भटक के वापसी का रास्ता भूल गए। परेशानी इनके चेहरों पे नज़र आने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक सिपा सलार को एक झोंपड़ी नज़र आई। वह झोंपड़ी के करीब गए तो सिपा सलार ने आवाज़ लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह सलामत और सिपा सलार ने जैसे ही इस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स हूबहू बादशाह सलामत का हमशक्ल था। दोनों हैरत से इसे देखते रहे। फिर सिपा सलार ने इसे कहा, देखिए, हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कुछ देर आराम कर लें। बादशाह सलामत झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। चूँकि वो काफ़ी थक चुके थे इसलिए आराम करने के लिए लेटे तो इनकी आंख लग गई। सिपा सलार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपा सलार ने इस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आके वो शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है अंदर सोने वाला शख्स कौन है? वो इस मुल्क के बादशाह सलामत हैं। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी शक्ल हूबहू इनसे मिलती है। अगर इनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपा सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपनी गरीबी से तंग होंगे। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। इसने हैरत से पूछा, अच्छा वो कैसे? हम किसी चीज़ में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। इनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े इनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूम में मेरे साथ महल चलोगे और वहाँ जाकर दरबार के दौरान वज़ीर ख़ास का मुनसब मुझे दिला दोगे। बस तुम बादशाह बन के शाही कुर्सी पर बैठे रहना और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। बोलो, मंजूर है? वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मंजूर है। ये सुन के सिपा सलार के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तुलू हुआ। चारों तरफ परिंदों की आवाज़ें आने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो इस शख्स ने इनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया। सिपा सलार ने आंखों ही आंखों में इस शख्स को इशारा किया। इस पर इसने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसने सिपा सलार और बादशाह को कावा पेश किया। देखो, इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपा सलार ने नज़र उठाकर इसे देखा और खुश होते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर इसने फ़ौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस पाया। सिपा सलार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फ़ैसला किया है। बादशाह हमको इधर ही बैठने के लिए छोड़ देते हैं और अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम है ना? ये कहकर दोनों घोड़े पे सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपा सलार ने इससे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो वज़ीर ख़ास को इसके मुनसब से हटाकर गिरफ़्तारी का हुक्म दे देना और इसकी वजह ये बताओगे कि इसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निज़ाम को सही तौर पे नहीं संभाला और फिर वज़ीर ख़ास के ओहदे के लिए मेरा नाम तजवीज़ करोगे। वो बोला, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये काम हम कल करेंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। मुनसब ने कहा, ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपा सलार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज़्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ़ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये है कि हम एक गद्दार को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे जबकि सिपा सलार मुस्कुराया जा रहा था। कौन है वो गद्दार आलम पनाह? एक वज़ीर ने पूछा। बादशाह ने एक नज़र दरबार पे डाली और अपना हाथ उठाकर वज़ीर ख़ास की तरफ इशारा किया। ये देख के वज़ीर ख़ास के पसीने छूट गए। फिर अचानक बादशाह का हाथ सिपा सलार की तरफ उठा। वो गद्दार सिपा सलार है। ये सुन के दरबार में सख्ता तारी हो गया। सिपा सलार चीखा, ये अब क्या कह रहे हैं? ये कह के वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वज़ीर ख़ास को हटाने का कहा था और तुम ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो? अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। तुम बादशाह नहीं
بلکہ بادشاہ کی ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لائے۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پہ پڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور وہ کبھی بادشاہ کے ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کی تو بظاہر تو یہ شخص مان گیا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں کعبے میں کچھ ملا کے بے ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے نیک انسان، تم کیا بننا پسند کرو گے؟ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کے بادشاہ بن کے آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، پھر تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا ہے، اور ویسے بھی بے ایمان کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا انتظام کیا جائے اور اس کی ایمانداری کے صلہ میں مقتول ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ پھر وہ غریب انسان بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔